नमस्कार, 18 आवर्स स्वदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। तो सुबह सुबह का ये शो है जिसमें आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, सारी जानकारी आपको मिल जाती है कि ग्लोबल मार्केट्स में इस समय क्या हो रहा है, ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स क्या कहती हैं, खबरें क्या हैं, आज की अहम खबरें क्या हैं, और आपको साथ ही ट्रेडिंग कॉल्स भी मिलती है। और न केवल सिर्फ इक्विटी मार्केट से संबंधित है बल्कि कमोडिटीज़ मार्केट में भी हम आपके सामने आज के ट्रेड लेके आते हैं। तो खैर, शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह ग्लोबल मार्केट से ही। और ग्लोबल मार्केट के संकेत बताने के लिए प्रियंका हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। वो आपको यूएस मार्केट्स और बाज़ारों में क्या क्या हो रहा है एक बार बता देंगे, फिर हम एशियन मार्केट्स का रुख भी आपकी तरफ करेंगे। प्रियंका, गुड मॉर्निंग, बताइए जरा। जी मॉर्निंग डिम्पी। देखिए, ग्लोबल मार्केट्स अगर आप सिनेरियोज की बात करें यहाँ पर, तो दो बड़े फैक्टर्स जिसकी अब बात करनी होगी। पहला, इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स जो हम लगातार बात कर रहे हैं। दूसरा है कोविड के बढ़ते हुए मामले यूरोप में। ये एक बड़ा कंसर्न शो कर रहे हैं। खैर, ये रीजन दूसरा है। अगर सबसे पहले डोमेस्टिक मार्केट्स यानी यूएस की मार्केट्स की बात करें तो वहाँ अर्निंग के लिहाज से कुछ नंबर्स अच्छे थे, लेकिन ओवरऑल आपको एक बिकवाली का दौर दिखा कल यूएस मार्केट्स में बिकॉज ऑफ दीज टू ऑब्वियस केसेस। डाउ में लगभग आपको एक अच्छी गिरावट देखने को मिली, लगभग 200 अंकों से ज़्यादा की गिरावट डाउ में देखने को मिली। नैस्डैक भी लगभग 50 अंक कमज़ोर हुआ और आपको निकाई से भी कमजोरी के संकेत दिख रहे हैं। इनफैक्ट आप ब्रेंट क्रूड का प्राइस देखिए, ब्रेंट क्रूड में नरमी इतनी आई कि $80 के नीचे चला गया प्राइजेस। और उसके रीजन क्लियरली उनको लग रहा है कि शायद जिस तरह से डिमांड में रिकवरी आ रही थी, प्री कोविड लेवल्स को हम टच कर रहे थे, लेकिन अब क्योंकि यूरोप में केसेस बढ़ रहे हैं तो लग रहा है कि उस तरह से रिकवरी नहीं आएगी। प्लस देयर इज ओवर सप्लाई ऑफ क्रूड, जिसके चलते हम देख रहे हैं ब्रेंट क्रूड की प्राइसेस फॉल हुए हैं। इनफैक्ट इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स की जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि आप देखिए यूएस बॉन्ड यील्ड भी कल घटी है। यूएस डॉलर इंडेक्स लेकिन अब भी अनकंफर्टेबल लेवल्स पर ही है। अब भी हम 95.80 के लेवल्स पर हैं यूएस डॉलर इंडेक्स में। सो डॉलर इंडेक्स की बात हो, क्रूड में भले थोड़ी नरमी हो, लेकिन इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स, कोविड की रिसर्जेंस, ये बड़े मामले हैं, ये बड़े कंसर्न्स है डेटा के लिहाज से, जिस पर नजर रखनी होगी। ठीक है, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। हालांकि क्रूड किसी तरह से जब टूटता है, किसी भी वजह से टूटता है, तो हर बार भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि वो इकोनॉमिक स्लोडाउन का इंडिकेटर भी होता है कि जब आप अगर कहीं पे कोई दिक्कत है तो क्रूड के दाम वापस नीचे आ जाते हैं। खैर, चाइना और भारत दो ऐसे बड़े देश हैं जहाँ पे हमेशा क्रूड की डिमांड रहती है और ये दोनों बड़ी इकॉनमीज़ हैं, इनके लिए अच्छी बात हो जाती है। अब आगे बढ़ते हैं। एक बार जरा मैं आपको एशियन मार्केट्स जल्दी से बता देता हूँ उस समय क्या हो रहा है। जैसे एसजेक्स निफ्टी अपनी आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, 11-12 अंकों का ही नुकसान है, सिर्फ, ज़्यादा नहीं है। लेकिन निकाई का मार्केट है वो 200 अंक नीचे है, परसेंटेज में 0.5% है। स्ट्रेट टाइम्स का बाजार फ्लैट है। हांगकांग का बाजार 350 अंक नीचे है और इसके अंदर जो गिरावट है परसेंटेज में वो 1.25% की है। तो भले ही आपको जो अमेरिकन मार्केट्स है वहाँ से कमज़ोर संकेत मिल रहे हैं, तो एशिया से भी कुछ सहारा नहीं है। अब वैसे ना समझे, एसजेक्स निफ्टी अच्छी बात है, 17,800 के लेवल को एसजेक्स निफ्टी ने भी अच्छे से मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। खैर, आगे बढ़ते हैं। एक बार जरा एफआईज और डीआईज के आंकड़े देख लेते हैं, फिर आज के मेहमान से भी जुड़ जाएंगे और फिर पता करेंगे कि करना क्या चाहिए मार्केट्स में। पहले एफआईज और डीआईज के आंकड़े। 2 दिन की पहले बीच में बाइंग हुई थी, लेकिन कर सेलिंग उसके प्रीवियस डे भी सेलिंग है, यानी कि अगर 2 दिन की बाइंग आपने देख ली तो 2 दिन की सेलिंग भी आप देख लो। और दोनों ही केस के अंदर क्वांटम कम है, यानी कि जब जब बिकवाली हो रही है, जो खरीदारी हो रही है, वो 1000 करोड़ से कम है टिपिकली एफआईज कैश की। और अगर आप डीआईज का भी कल मामला देख पा रहे हैं तो डीआईज ने भी कुछ खास बड़ा ट्रेड नहीं किया मार्केट के अंदर। ये एक लैक लस्टर ट्रेड है विदाउट वॉल्यूम, और ये बिना वॉल्यूम के जब बाजार गिरता है और अपने क्रिटिकल सपोर्ट पे आता है, और विक्स भी आपको हम कई बार नोटिस करवा रहे हैं कि अब तो 15 के भी नीचे चला गया, 14.9 का कल का क्लोजिंग था। तो ये चीज़ अच्छी नहीं है। मार्केट बिल्कुल साइडवेज बिल्कुल हो गया। कोई भी एक बड़ी खबर जो कैटलिस्ट बनेगी, या तो बहुत स्पीड से शॉर्ट कवरिंग कराएगी, या तो हो सकता है वापस एक झटका बाजार को और लग जाए। तो थोड़ा सा आप संभल कर ट्रेड कीजिएगा। एफआईज और डीआईज के आंकड़े उतने भी अच्छे नहीं आ रहे हैं, भले वो कम बिकवाली के हो रहे हैं, लेकिन एक कम बिकवाली भी चिंता की बात है। खैर, आगे बढ़ते हैं और आज के मेहमान से जुड़ने का समय हो गया और उनसे जरा करते हैं बातचीत और उनसे समझते हैं कि इस समय मार्केट के अंदर उनका व्यू पॉइंट क्या है। मेरे साथ ब्रजेश जी जुड़ रहे हैं, उनसे एक बार जरा व्यू पॉइंट लेते हैं। ब्रजेश जी, गुड मॉर्निंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, निफ्टी पर आपका व्यू पॉइंट। 18,000 टूटा, 17,900 टूटा, अब 17,800 तो नहीं टूटेगा आज? ओके, गुड मॉर्निंग डिम्पी जी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, लेवल्स की अगर हम बात करें तो ये नंबर्स का गेम है और कुछ लेवल्स इंपॉर्टेंस होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। रही बात ये कि आपने कहा कि 17,800 ब्रेक करेगा कि नहीं करेगा, मेरा मत ऐसा है कि सुबह के दरमियान जो फर्स्ट हाफ होगा, हो सकता है कि एक बार को वो लेवल ब्रेक होता हुआ दिखे 17,800 के लेवल का, और वहां से शायद एक पैनिक लो बनाने के बाद में हमको एक पुल बैक देखने को मिले। तो अगर हम इंट्राडे पॉइंट
अगर हम बात करें तो 17,700 और 17,820 ये दो इंपॉर्टेंट लेवल है सपोर्ट बतौर। और अगर आप शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम ऑफ चार्ट अगर देखेंगे तो जो चार्ट का पैटर्न है वो लोअर टॉप से लोअर बॉटम फॉर्मेशन। तो नोट मेरे को ऐसा मानना है कि एक बार आपको 17,800 ब्रेक होता हुआ दिखेगा और निचले स्तरों से एक बार बाइंग होगी और वो पुल बैक हो सकता है कि आपको एक बार 17,970 के आसपास में निफ्टी ट्रेड होता हुआ दिखे। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि 17,800 पर झटका लगेगा। वैसे भी जब सब लोगों को जब पता होता है ना कि 17,900 800 का अहम सपोर्ट है, तो कई बार जानबूझ के पैनिक लोग क्रिएट किए जाते हैं ताकि वहाँ से सारे स्टॉप लॉसेस हटाए जा सके। खैर ये इंटरेस्टिंग बात है, इसलिए 17,800 से ज़्यादा घबराइएगा नहीं जब तक कोई बड़े क्रैक की विजिबिलिटी ना हमको दिखे। ब्रजेश जी जरा अपने ट्रेड भी बता दीजिए। ओके, सो डिम्पी जी 2-3 ट्रेड हैं नजर में जो कि ट्रेडर्स के लिए है। पहला है SBI लाइफ। कल के में हमने देखा मार्केट के दरमियान ये उल्टा ट्रेड हो रहा था, मार्केट नीचे की तरफ ड्रिफ्ट हो रहा था और ये हायर टॉप्स बना रहा था। तो SBI लाइफ बाई करने की सलाह रहेगी। 1188 के आसपास में बंद हुआ है, मौजूदा सर पे बाई करें। 1140 का स्टॉप के चले, 1240 का टारगेट है और टाइम फ्रेम मिरर रहेगा इसके लिए 2 से 3 दिन। दूसरा जो स्टॉक है, नो डाउट आपने बैंकिंग के बारे में बात करी और आगे वाले सत्र में आप बात भी करेंगे, आप एनालिस्टों से भी पूछेंगे। तो बैंकिंग में सेक्टर बैंक वीक लग रहा है, उसमें एक्सिस बैंक वीक लग रहा है। उसने पिछले स्तर का जो लो था वो ब्रेक किया है। तो मेरा मानना ये है कि एक बार इसको बेच के चलें। 712 का आंकड़े पे ये बंद हुआ है तो बिकवाली की सलाह रहेगी। 725 का स्टेक स्टॉप लॉस लें। 685 का टारगेट है। टाइम फ्रेम इसका 1 से 2 दिन का रहेगा। और जो तीसरी कॉल है वो ग्लेनमार्क फार्मा की है। इसने भी एक पिछला स्विंग लो ब्रेक किया है विद वॉल्यूम के साथ में। 501 के आसपास बंद हुआ है तो इसको भी बेचने की सलाह रहेगी। 513 का स्टॉप लॉस लें। 485 का टारगेट है और इसका भी 1 से 2 दिन का टाइम फ्रेम है होल्डिंग के लिए। ब्रजेश जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मैं एक बार फिर से ना इसको कंपाइल कर देता हूँ जो आपने हमको ट्रेड्स बताए हैं। पहला एक तो आपने जो तेज़ी का ट्रेड बताया जिसको हम बाय कहते हैं वो है 1240 SBI लाइफ का टारगेट है और आपने स्टॉप लॉस दिया 1140 का। आपने दूसरा ट्रेड दिया था तो एक्सिस बैंक का शॉर्ट है। एक्सिस बैंक पे कल रिपोर्ट आने के बावजूद भी नहीं चल रहा, हम आपको नोटिस करवा रहे थे 685 तक चला जाएगा। एक्सिस बैंक पे आपकी सेल कॉल है, सेल कॉल है एक्सिस बैंक पे। थर्ड होगा आपका ग्लेनमार्क जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे कि 540 नहीं गया तो क्या 500 तो तोड़ देगा, आप कह रहे हैं कि 500 तोड़ देगा, तो इसलिए ये भी एक सेल कॉल है जिसमें टारगेट आपका 485 का। तो 2-3 ट्रेड हो गए, 2 सेल के और 1 बाय का। ये आज के ट्रेड है आपके सामने। खैर अहम स्टॉक्स के बारे में भी चर्चा करते हैं और आज एक बड़ी खबर ये निकल के आ रही है कि वेदांता रिस्ट्रक्चरिंग करने जा रहा है। ये 3 कारोबार की अलग अलग से रिस्ट्रक्चरिंग होगी। ये कौन कौन से कारोबार हैं, रिस्ट्रक्चरिंग का मतलब क्या होता है, क्या फ़ायदा होता है रिस्ट्रक्चरिंग का, ये सब कुछ बताएंगे आपको प्रियंका। लेकिन साथ ही एक ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट भी आई हुई है, वो बताएंगे आपको ख्याति। तो प्रियंका आपसे शुरू करते हैं। पहले तो ये रिस्ट्रक्चरिंग वेदांता की और इससे पहले क्या क्या हो चुका है और ये क्यों करना चाहते हैं ज़रा बता दीजिए। बिल्कुल डिम्पी, देखिए वेदांता के लिए आई थिंक सबसे पहले ये एक वर्ड कहना ठीक होगा कि रीस्ट्रक्चरिंग, मर्जर या बोल्ड स्टेप्स के लिए जानी वाली कंपनी के बारे में बात हो रही है, यानी वेदांता। आपको याद होगा आपने बहुत सारे और भी बैकग्राउंड्स की बात की, तो ऑलरेडी बोल्ड स्टेप्स पहले से हमेशा वेदांता लेता आ रहा है। लेकिन पहले वेदांता की इस करंट न्यूज़ को समझ लेते हैं। वेदांता रीस्ट्रक्चरिंग करना चाह रहा है और एक कमेटी का गठन किया है। मकसद है कि वैल्यू अनलॉकिंग हो पाए अपने डिफरेंट बिजनेस और डिफरेंट वर्टिकल्स की। यहाँ तक कि यहाँ भी बात हो रही है कि कंपनी रीस्ट्रक्चरिंग की समीक्षा करेगा। साथ ही एल्यूमिनियम, आयरन ओर और स्टील, तेल, गैस कारोबार सभी डिविजन्स को अलग लिस्ट करने की भी यहाँ बात हो रही है। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की भी यहाँ बात हो रही है और ये कल मार्केट आज के बाद अनिल अग्रवाल की स्टेटमेंट आई और आज देखना होगा कि आज स्टॉक कैसे रिएक्ट करता है। आपको बता दें कि अगर मकसद कई सारे हैं, उनका मकसद पहला है कि कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर को ईजी कर पाएं, सभी स्टेक होल्डर्स के लिए ऑफकोर्स वैल्यू अनलॉकिंग यहाँ हो पाए और साथ ही स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से आप कैपिटल को बेहतर तरह से यूज़ कर पाएँ, तो ये उनके मकसद रहेंगे। और अगर आप बैकग्राउंड की बात करें तो आपको याद होगा डिम्पी पिछले साल भी वेदांता जब ओपन ऑफर के जरिए डीलिस्ट करना चाह रहा था, हालांकि सक्सेसफुल नहीं हुई, लेकिन कई सारे क्रूशल स्टेप्स वो पिछले 7-8 साल में लेते रहे हैं। जैसे कि आपको याद हो 2013 में स्टेरलाइट और सेसा गोवा को इन्होंने मर्ज करके एक एंटिटी बनाया, सेसा स्टेरलाइट। उसके बाद इन्होंने इसका नाम चेंज किया, ऐसे वेदांता कर दिया। फिर वेदांता का केन के साथ मर्जर होता है और फिर वेदांता को डीलिस्ट करने के लिए ओपन ऑफर भी लाया। और अब है रीस्ट्रक्चरिंग की बात, जहां कंपनी चाहती है कि वैल्यू अनलॉकिंग हो स्टेक होल्डर्स के लिए और वो अपने डिफरेंट वर्टिकल्स को अलग से लिस्ट करे।
बड़ी अजीब सी बात है कि पहले तीनों कंपनीज को इकट्ठा करके वेदांता बना दिया गया, स्टरलाइट, सेसागोआ और केन इंडिया, जो कि मंगलम फील्ड से राजस्थान में। अब फिर से ये बताया जा रहा है कि इन्हें तीनों सेगमेंट्स को हम धीरे धीरे करके अलग करेंगे। हालांकि एल्यूमिनियम कारोबार इनका बहुत बड़ा है, बाल्को इन्होंने खरीदा था सरकार से, बट फिर भी ठीक है, अलग अलग करें तो कुछ इंपॉर्टेंस ही रखेंगे और लिस्ट भी कराएंगे। इसका मतलब ये है कि आपको और कुछ लिस्टेड कंपनीज मिलने वाली हैं जो कि अलग से इनके बिजनेस के आएंगी। तो ये एक वेदांता को लेकर एक रीस्ट्रक्चरिंग प्लान है जिसके लिए अभी कमेटी बन चुकी है। इस पे ना ब्रोकिंग हाउसेस ने रिपोर्ट्स भी छापी हैं, वो ख्याति के पास है। ख्याति बताइए जरा, रिपोर्ट क्या कह रही है? जेपी मॉर्गन ने वेदांता पर ओवरवेट की राय दी है। लक्ष्य को रखा है 400 रुपए का। वेदांता को अगर हम की सेगमेंट्स में देखें तो एल्यूमिनियम हो गया, पावर हो गया, ऑयल एंड गैस हो गया, तो सभी में उसका बहुत अच्छी पोजीशन है। लेकिन आगे जाके कह सकते हैं कि उसका कॉस्ट इन्फ्लेशन यानी महंगाई की वजह से असर आ सकता है। लेकिन अगर अब कंपनी में जो रीस्ट्रक्चर हो रहा है, जो पहले सिंप्लीफाइड थी अब वो पूरी तरीके से चेंज हो रहा है, तो उसकी वजह से कंपनी में चेंजेस आ सकते हैं। ठीक है, तो जेपी मॉर्गन कहता है कि 400 का टारगेट होगा इसमें, ख्याति? हाँ, ठीक है, तो इस रीस्ट्रक्चरिंग के साथ साथ जो रिपोर्ट आई है उसमें 400 का टारगेट है। प्रियंका हमको बता रही हैं कि एल्यूमिनियम, ऑयल एंड गैस वगैरह वाले बिजनेस से अलग करने जा रहे हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है, इसका अच्छा एक्सपीरियंस वेदांता के पास पहले से ही है। पहले उन्होंने मर्ज किया, अब रीस्ट्रक्चरिंग में डीमर्ज शायद हो सकता है हो जाए। बहुत शुक्रिया। तो एक अहम जानकारी थी वेदांता को लेकर जो कि हमने आपके सामने रखी है। खैर आगे बढ़ते हैं और अब शरद भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, वो आपको बताने वाले हैं खबरों वाले शेयर्स। शरद, गुड मॉर्निंग, बताइए आज के खबरों वाले शेयर। गुड मॉर्निंग डिम्पी। तो सबसे पहले प्राइमरी मार्केट्स रहेगा फोकस में, और 197 कम्युनिकेशंस जो पेटीएम की होल्डिंग कंपनी है उनका आज लिस्टिंग है। इंडिया की सबसे बड़ी लिस्टिंग होने वाली 18,300 करोड़ की आईपीओ पे। और ग्रे मार्केट में अगर देखा जाए तो हल्की सी म्यूटेड डेब्यू एक्सपेक्टेड है, लगभग 25 से 30 रुपये का जो है डिस्काउंट चल रहा है। और जो आईपीओ प्राइस है वो है 2150 रुपये, और जो ओवरऑल सब्सक्रिप्शन देखा गया था वो लगभग 2 गुना देखा गया है। उसके अलावा एक और लिस्टिंग है सफ़ायर फूड्स की, जो यम फ्रेंचाइज की ऑपरेटिंग है, जिसमें पिज़्ज़ा हट के ब्रांड्स आते हैं, KFC के ब्रांड्स आते हैं। इनकी आईपीओ प्राइस लगभग 1180 रुपये प्रति शेयर है, और जो सब्सक्रिप्शन अच्छी देखी गई है लगभग 6.5 गुना। उसके अलावा टार्सन्स प्रोडक्ट्स की भी जो है आईपीओ के आखिरी दिन में 78 टाइम्स जो है आपके आईपीओ की सब्सक्रिप्शन हुई। तो बहुत एक्शन आपको प्राइमरी मार्केट्स में दिखने मिलेगा। और सेकेंडरी मार्केट्स में भी हम लोग नज़र डालते हैं, रिपोर्ट्स आ रही है कि आईटीसी जो है मल कर रही है डिमर्जर करने की अपनी आईटी की आर्म, तो उनका जो वैल्यूएशन लगाया गया है वो लगभग 20,000 करोड़ एनालिस्ट कह रहे हैं। उसके अलावा रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि जोमेटो भी रहेगा आज फोकस में, क्योंकि वो लगभग $500 मिलियन वो इन्फ्यूज़ करने वाले ग्रोफर्स में। तो बेसिकली जो आपके जो फास्ट डिलीवरी सिस्टम होती है, जो 45 मिनट के नीचे डिलीवरी होती है, तो उस पेस पे जो है ऑलरेडी वो कम्पीट कर रहे हैं। आपके स्विगी की इंस्टाकार्ट को ले लीजिए या जेप्टो को ले लीजिए, तो ये बहुत एक इंटरेस्टिंग मूव देखने मिल सकता है। और उसके अलावा इंस्विफ्ट लैब्स ही रहेगा फोकस में। वो उनकी बात चल रही है प्राइवेट इक्विटी फर्म से कुछ स्टेक सेल के बारे में। सो लगभग एडवेंट, CX, कार्लाइल, ये लगभग 1000 करोड़ जो है इस फार्मा कंपनी में डालने को बात चल रही है। और याद ही रखिएगा लास्ट मंथ जो है उनके जो बिजनेस एग्रीमेंट की जो बात हुई थी पाई इंडस्ट्रीज़ के साथ एक यूनिट सेल के लिए, वो जो थी नल हो गई थी। तो एक इंपॉर्टेंट जो है मूवमेंट देख सकते हैं प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स की मनी मूवमेंट के लिए इनस्विफ्ट लैब्स के लिए। उसके अलावा तेजस नेटवर्क्स, इंडस टावर्स, भारती एयरटेल और रोड कंस्ट्रक्शन स्टॉक्स भी रहेंगे फोकस में। गवर्नमेंट ने न्यूज़ आई है कि वो एलोकेट किए लगभग 34,000 करोड़ रुपए, तो रोड्स बने, मोबाइल टावर्स बने, वो ट्राइबल एरियाज़ जो होते हैं आपके ईस्टर्न इंडिया में, उस बेल्ट को लेके। और उसके अलावा PNB हाउसिंग फाइनेंस के तरफ से एक टाइप से रिलीफ मांगा सकते हैं। SAT ने अलाउ कर दिया है PNB हाउसिंग फाइनेंस को कि वो अपनी जो अपील है वो विड्रॉ कर ले कार्लाइल डील के लिए। पिछले महीने ये कार्लाइल डील जो थी रुक गई थी और उसके बाद जो है आगे नहीं बढ़ी थी। तो ओवरऑल जो है लीगल हैसल्स नहीं करने के लिए PNB हाउसिंग फाइनेंस ने जो है एक टाइप से पॉजिटिव न्यूज़ देखने मिलेगा। और आखिर में बात करेंगे BML और शिपिंग कॉर्प, ये रहेंगे आज फोकस में। डिफेंस सेक्रेटरी ने कहा है कि BML, शिपिंग कॉर्प और अन्य 3-4 और PSUs जो हैं प्राइवेटाइज्ड इस साल ही हो जाएंगे। और उसके अलावा जो ड्यू डिलिजेंस की जो बात है वो ऑलरेडी जो है इस स्टेज में चल रही है। तो ओवरऑल बहुत पॉजिटिव न्यूज़ जो है, मोमेंटम और डील्स स्पेशली और डीमर्जर के न्यूज़, ये 3 आज रहेंगे फोकस में दिन के ट्रेड में। ठीक है, तो ये खबरों वाले शेयर आपको शरद बता रहे थे। शरद, शुक्रिया बहुत बहुत, आपने सारी खबरों को अच्छे से विस्तार से बताया, क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव है ये भी बता दिया। खैर आपके सामने न्यूज़ के साथ साथ हम ट्रेड भी रखते हैं, तो सेंट्रम की हमेशा से आपको ट्रेडिंग कॉल्स भी बताते हैं। तो आज की कॉल्स भी आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगी। उन्होंने एक मिड कैप IT कंपनी है कफोर्ज, उसको लेकर बाय कॉल दी है। उनका टारगेट है कि 6000 तक ये कॉल पहुँच जाएगी और इसका 5780 आपका एक स्टॉप लॉस रखना होगा। कल ध्यान दीजिएगा, कल कफोर्ज की अच्छी क्लोजिंग थी और आज भी सेक्टोरियल ऐसा लग रहा है कि IT
और ओटोस शायद हो सकता है लीडरशिप फिर से गेन करके रखे। कफोर्ज एक मिड कैप कंपनी है। दूसरा एक सेल दिया उन्होंने पिरामिल एंटरप्राइजेस, वो उन्होंने टारगेट दिया 2620 का और टारगेट दिया 2470 का और स्टॉप लॉस है 2620 का, जो अपनी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पिरामिल एंटरप्राइजेस ये बेचने की सलाह है उनकी तरफ से। तो ये कल वैसे भी देखा जाए तो कल क्लोजिंग इसकी अच्छी नहीं थी। कफोर्ज जितना बढ़कर बंद हुआ ये उतना ही गिर कर बंद हुआ था, करीब 0.25% के आसपास। तो 2 ट्रेड आपने नोट कर लिए होंगे। इससे पहले ब्रजेश ने आपको SBI लाइफ प्लस करवाया था, एक्सिस बैंक शॉर्ट था और ग्लेनमार्क भी उनकी तरफ से वीक ट्रेड था। तो कुल मिला के पाँचों के पाँचों सौदे आपने अच्छे से नोट कर लिए होंगे। खैर आगे बढ़ते हैं हम। अब जरा हम ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स भी समझ लेते हैं। ख्याति हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ख्याति जरा बताइए ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स क्या कहती हैं? सबसे पहले तो CLSA ने ICICI प्रूडेंशियल पे आउट परफॉर्म की राय बरकरार रखी है। लक्ष्य रखा है 750 रुपये हर शेयर का। इसका सेविंग मिक्स है जो अभी भी चेंज हो रहा है। JP मॉर्गन ने वेदांता पर ओवरवेट की राय बरकरार रखी है। लक्ष्य रखा है 400 रुपये का। वेदांता को देखिए तो हर सेगमेंट में उसकी काफ़ी अच्छी पोजीशन दिख रही है और इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो आगे जाके इसका महंगाई लेकिन हर सेगमेंट में बढ़ सकती है। फिर जेफरीज ने HPCL पे खरीदारी की राय दी है। इसके लक्ष्य को बढ़ा के 410 रुपये कर दिया है। अगर नवंबर में ऑटो फ्यूल को देखें तो उसकी मार्केटिंग मार्जिन बहुत बेहतर हुई है। और आखिरी में देखते हैं जेफरीज ने टेलीकॉम इंडस्ट्री पे भारती को खरीदने की राय दी है। अगर इंडस्ट्री वाइज देखें तो मार्केट शेयर में शिफ्ट अभी भी बरकरार है और डुओपोली की तरफ जा रही है इंडस्ट्री। इसके अलावा इसका जो ग्रॉस एड्स है, आरपोज है, वो बहुत इंक्रीज हो रहे हैं। मतलब एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र सभी कंपनीज के इंक्रीज होते जा रहे हैं। जेफरीज ने इसका टारगेट तो नहीं दिया ना भारतीय एयरटेल का, सिर्फ कमेंट्री दी है। सिर्फ कमेंट्री अभी सिर्फ कमेंट्री में ये बताया गया कि आरपोज जिसको हम कहते हैं एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र, यानी कि एक आदमी से कितना रेवेन्यू आता है एक कंपनी को, ये उससे पता लग रहा है। वो कह रहे ये बढ़ेगा। और वैसे भी मार्केट शेयर के हिसाब से देखें तो डुओपोली वाला बाजार है, सिर्फ जियो है या तो भारतीय एयरटेल। आज आप दुकान पर जाएंगे और बोलेंगे मेरे को टेलीकॉम को एक चिप खरीदना है, आपके पास 2 मेजर चॉइस रहती है, या तो आप जियो का चिप डलवाओ या तो भारतीय एयरटेल का। वोडाफोन आइडिया आजकल थोड़ा लोग कम पसंद करते हैं, उनके सेल्स के आंकड़ों में भी दिख रहा है। खैर वो ठीक है, ये इंटरेस्टिंग है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जेफरीज की एक और रिपोर्ट भी है HPCL, जरा उसको भी आप नोट कर लीजिएगा। उसमें 410 का टारगेट है, लक्ष्य को इनफैक्ट बढ़ाया गया है। ऑयल मार्केटिंग के शेयर्स टूट रहे हैं, 80 का ब्रेंट आ चुका है, इसलिए आज ये इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है जो जेफरीज की ध्यान देने वाली होगी। HPCL पे वेदांता ऑलरेडी आपको बता चुका है 400 का टारगेट है। और एक लास्ट रिपोर्ट जो CLSA की आई है वो है ICICI प्रू को लेकर, वो कह रहे हैं कि 750 तक चला जाएगा। ICICI प्रूडेंशियल इंश्योरेंस कंपनीज को आप किसी भी एनालिस्ट से बात कर लीजिए, ज़्यादातर एनालिस्ट ये कहते हैं कि हाँ इंश्योरेंस सेक्टर उनको ठीक दिखता है, तो रिपोर्ट्स वालों को भी ठीक दिखता है। CLSA कह रहा है कि 750 हो जाएगा, आउट परफॉर्मर है। अब ये शेयर 650 भी नहीं है, ठीक। तो इन सभी रिपोर्ट्स पे आप ध्यान रख सकते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं, अब कमोडिटीज़ की तरफ बढ़ते हैं और रविंद्र राव जो कि VP हेड है कोटेक सिक्योरिटीज़ के, उनसे ज़रा करते हैं बातचीत। रविंद्र सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। काफ़ी दिनों बाद आपसे बातचीत हो रही है लेकिन अच्छा लग रहा है बातचीत होते हुए। सर ज़रा बताइएगा कि गोल्ड सिल्वर में क्या करना है? ये 50,000 की दहलीज तक तो पहुँच गया है, इसी शादियों के सीज़न में हो जाएगा 50,000 से ऊपर भी? 51,000 शुभ आंकड़ा। गुड मॉर्निंग। मुझे भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। जी हाँ बिल्कुल, मेरे हिसाब से गोल्ड में 50,500 का लेवल वेरी मच पॉसिबल है। हमने इन्फ्लेशन के डेटा के बाद गोल्ड में एक स्पर्ट अप देखा था और वो अभी कंटिन्यू है। हालांकि थोड़ा सा पॉज आया है पिछले कुछ सेशंस में, मेनली बिकॉज जो यूएस के रिटेल सेल्स के आंकड़े थे वो थोड़े से पॉजिटिव थे और उस वजह से हमने थोड़ा सा एक करेक्टिव मूव देखा था। लेकिन वो अच्छा है मार्केट के लिए क्योंकि कंटिन्यू गोल्ड अप मूव में था और एक करेक्शन आया जो कि एक बाइंग अपॉर्चुनिटी था और अभी फिर से गोल्ड 49,300 के आसपास है। इंटरनेशनल में 1874, 1876 का एक रेजिस्टेंस है, अगर उसके ऊपर क्लोजिंग आ जाता है तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है दैट इज $1920। और अगर इंडियन मार्केट्स की बात करें तो इंडियन मार्केट्स में 49,700, 49,800 का एक मल्टीपल आई वुड से 2 बार वहां से मार्केट फिसला है, तो एक डबल टॉप है वहां पर। अभी ये तीसरा टॉप बन के नीचे आया है, तो आई थिंक अगर वो निकाल देता है तो हम वी आर सेट फॉर द नेक्स्ट टारगेट ऑफ 50,500 टू 50,900। तो मेरे हिसाब से गोल्ड एक बहुत ही अच्छा आई वुड से एक अच्छा पोजीशन पर है।
और कोई भी अगर डिप आता है तो इसमें बाय करके चलिए। शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से 48,300 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसका स्टॉप लॉस होना चाहिए। और इंट्राडे पर्सपेक्टिव से अगर बात करें तो 48,900 का सपोर्ट है, उसका स्टॉप लॉस होना चाहिए। 49,100 के आसपास एक बार बाइंग करके चल सकते हैं। दोनों गोल्ड और सिल्वर पर अपना जो व्यू पॉइंट रखा है, दोनों पे बुलिश हुआ आप। लेकिन मैं ना कि ये 80 ब्रेंट जो आ गया है ना, क्रूड ब्रेंट जो 80 आ गया है, मैं जरा इस पे भी व्यू लेना चाहता था। ये एमसीएक्स में क्या ट्रेड करना हो तो फिर क्या लेवल रखें सर, और करना क्या चाहिए, बेचना है कि खरीदना है? 80 का बेस है। या क्रूड में एक्चुअली थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि क्रूड $84-85 के आसपास रेजिस्ट करके अभी काफी एक शार्प मूव देखा है हमने नीचे की तरफ में। $77 का वैसे तो एक सपोर्ट है, उसके आसपास ही चल रहा है WTI क्रूड। मेरे हिसाब से थोड़ा सा जो सेंटीमेंट है वो थोड़ा सा वीक है, क्योंकि बातें चल रही है कि यूएस से शायद जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स है वो निकलेंगी। लेकिन मेरे हिसाब से जब तक कि प्राइजेस स्टेबल है, दैट इज 84 to 77-78 डॉलर, ऐसा कोई लगता तो नहीं है कि ऐसा कुछ होगा। ओपेक ने भी अपना स्टांस जो है वो सिमिलर ही रखा है, और अगर प्राइस नीचे आते हैं तो फिर तो वो सेम ही रहेगा। तो मेरे हिसाब से निचले लेवल्स पर सपोर्ट जरूर आ सकता है, लेकिन इंट्राडे पर्सपेक्टिव से आई थिंक थोड़ा सा दबाव है। तो इंट्राडे पर्सपेक्टिव से अगर 5,880-890 तक आता है तो एक बार शॉर्ट करके चल सकते हैं। नीचे में 5750 का टारगेट ले सकते हैं, स्टॉप लॉस 5940 का है। लेकिन जैसे मैंने बताया निचले लेवल पे सपोर्ट इसमें जरूर आएगा, और हो सकता है कि नीचे की तरफ से एक बाउंस बैक आए। बट इंट्राडे पर्सपेक्टिव से आई थिंक इंट्राडे या फिर 1-2 दिन के पर्सपेक्टिव से पॉसिबल है कि 5,750 तक के लेवल हम एमसीएक्स क्रूड में देख सकते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आपने सुबह सुबह समय निकाला और ये तीनों ट्रेड दिए हैं, जिसमें क्रूड तो सेल है, लेकिन गोल्ड और सिल्वर के अंदर अभी आपको तेज़ी दिख सकती है। लेवल्स आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा यहाँ पे। रविंद्र सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। हमने शुरुआत की थी ग्लोबल मार्केट से, अमेरिका से। अब हम वापस बहुत सारी चीज़ें देखते समझते हुए वापस भारत में आए हैं, और भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कल सीआई ग्लोबल समिट में थी, पॉलिसी पे बातचीत करी थी। उन्होंने ये कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था की ज़ोरदार वापसी हुई है कोविड के बाद, और उन्होंने सरकारी बैंकों की बहुत तारीफ की है। तो एक बार सुन लेते उन्होंने क्यों तारीफ की थी सरकारी बैंकों की। If only the chip shortage was not there, and if only the shipping liners and container shortage was not there, you'd still have even the passenger cars, two-wheelers, all being sold in a big number. Mobile phones, demand exists, people want them. But for something which is completely extraneous, nothing to do with Government of India, you saw that those were the areas in which manufacturers could not capitalize on this so-called revenge shopping. So the demand side of it is now able to completely manifest itself. I remember people telling us, oh no, you've not done anything on the demand side. It's all right, you're doing so much for the supply side. And I've always held it as a principle that the compartments in which we would want to put demand side and supply side are fantastic when you are in a classroom situation where तो निर्मला सीतारमन ये कहते हैं कि डिमांड में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, और उनका अपना अंदाज़ है एक बोलने का, जो बता भी रहे थे तो कई बार ऐसा लगता है कि हाँ एक प्रिंसिपल सामने खड़े होकर अच्छे से बता रही हैं आपको। अच्छा अंदाज़ है निर्मला सीतारमन का, ठीक है। तो ये तो निर्मला सीतारमन थी जो कि इकॉनमी बता रही थी। अब आपको मैं जरा ट्रेडिंग कॉल्स वापस से नोट करवा देता हूँ, क्योंकि एसजेक्स निफ्टी 13 ही अंकों की गिरावट के साथ, और ग्लोबल मार्केट का संकेत उतने अच्छे नहीं है, इसलिए बाय सेल ना दोनों हैं, आप कोई कन्फ्यूजन ना हो जाए, इसलिए मैं सारी की सारी ट्रेडिंग कॉल्स आपके सामने रख रहा हूँ। एसबीआई लाइफ ब्रिजेश की कॉल थी, वो कह रहे थे प्लस करके चलना है, 1240 का टारगेट है, अच्छे से नोट कीजिएगा। दूसरा उनका सौदा था एक्सिस बैंक, वो बिकवाली का ट्रेड था, उसमें कह रहे हैं कि टारगेट मिलेगा 685, स्टॉप लॉसेस को अच्छे से नोट कर लीजिएगा बोल्ड लेटर्स में 725। तीसरा होगा ग्लेनमार्क, ये भी बिकवाली की ही राय है, और इसमें टारगेट होगा 485, 485 का टारगेट है, और 513 का एक स्टॉप लॉस है। सेंट्रम से जब हमने बातचीत की थी तो उन्होंने भी हमको 2 ट्रेड दिए थे, जरा वो ट्रेड भी आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। वो ये कह रहे थे कफोर्ज, एक बार उसको आप बाय करके चल सकते हैं, आईटी की कंपनी है, 6000 का टारगेट है, और 5780 का उनका स्टॉप लॉस है। उनकी तरफ से एक सेल कॉल थी, वो थी पिरामिड एंटरप्राइजेस, और वो कह रहे थे कि 2470 हो जाएगा, 2620 का स्टॉप लॉस कर लीजिएगा। अगर आप नोट नहीं कर रहे हैं तो फोटो खींच लीजिएगा, वीडियो बना लीजिएगा। एक छोटा सा ब्रेक के बाद खरा सौदा। नमस्कार।